हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्य मैथ एकेडमी में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्लास 9th चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड इस पर रहेगी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ कोड्स फ्रॉम द सेंटर। कि किसी भी सर्कल में जब हम कोई कोड ड्रॉ करते हैं ना, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा, उनसे रिलेटेड आज हमें क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये थ्योरम नंबर 6 है, इसी को हम सबसे पहले समझते हैं। थ्योरम नंबर 6 हमें क्या कहती है कि कोड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ are all at the same distance from the center of the circle। अब ये हमारी थ्योरम नंबर 6 है इस चैप्टर की, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है कि कोड्स ऑफ ए सर्कल, किसी एक सर्कल की कोड्स जिनकी लेंथ क्या है, सेम है। यानी कि किसी एक सर्कल में दो या दो से ज्यादा कितनी भी कोड हो सकती हैं, ठीक है, उन सब की लेंथ क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो ये कह रहा है कि वो सभी की सभी कोड हमेशा सेंटर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होंगी। यही हमें यहां पर क्या है, इस थ्योरम में समझना है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा यहां पर ऐसे, कुछ इस तरह से हमने क्या किया, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका ये हमारा क्या है, सेंटर है ओ। अब मैंने क्या किया, यहां पर कोई दो कोड ली इस तरह से ऐसे। अब खुद सोच के देखिए, इस कोड का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो मैं किस तरह से निकालूंगा। देखो, हमेशा जब भी किसी कोड का डिस्टेंस मेजर करना हो ना, सेंटर से वो कितनी दूर है, तो कैसे किया जाता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करके किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर मैं आप कहोगे मैं तो यहां से करूंगा, मैं तो यहां से करूंगा, मैं तो यहां से करूंगा, तो वो सबका अलग आएगा। इसलिए हमेशा जब भी किन्हीं दो पॉइंट, ये भी एक पॉइंट हो गया, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है ना, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ही निकालते हैं। और जब एक लाइन ड्रॉ की जाएगी ना पर, वो हमेशा एक परपेंडिकुलर ही आएगी। ये कभी भी आप नोट कर लेना। अगर हल्की सी भी यहां पर मैंने ऐसे कर दी ना टेढ़ी, तो लाइन क्या होती चली जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये गलत होता है। तो कभी भी हम किसी भी कोड का डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे ना सेंटर से, तो वो कैसा डिस्टेंस लिया जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा। पहली बात ये हमेशा याद रखना। अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिया तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप खुद सोच के देखो, अगर मैं कोई कोड यहां पर ड्रॉ करूंगा ऐसे, सोच के देखो, ये छोटी हो जाएगी इससे, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब मैं हल्का सा भी इससे ऊपर कर दूं, हल्का सा भी, तो कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो बढ़ जाएगी तो इस सेंटर के पास हो जाएगी। क्या डिस्टेंस सेम हो सकता है? नहीं। तो इस थ्योरम में यही समझाया गया है कि अगर आपके पास कोई दो कोड हैं जिनकी लेंथ क्या बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो ये जो हमारी दोनों कोड होंगी ना, ये सेंटर से क्या होंगी, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट होंगी। यही हमें यहां पर क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों हमारे जो डिस्टेंस होंगे ना, ओ ई और ओ एफ, ये हमारे क्या होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होने चाहिए। आपको हर एक थ्योरम का प्रूफ अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, पहली बात। और आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार कि हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके हर एक कंसेप्ट्स को बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी किसी तरह का डाउट ना रहे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सी को ओ से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और यहां पर ए को भी सी से ओ से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब मुझे पता है सेंटर से जब भी
सर्कमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ की जाती है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको बता रखी है, जब भी हम खासकर ज्योमेट्री के चैप्टर करते हैं तो पहला ही पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा गिवन लिखना चाहिए। गिवन क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो दोनों कोड है ना वो लेंथ में क्या बिल्कुल इक्वल है, यानी ए बी और सी डी की लेंथ क्या बिल्कुल इक्वल है। तो हमें क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए, तो सेकंड स्टेप होता है टू प्रूव, यानी जो प्रूव करना है वो लिखना होता है। हमें प्रूव कर क्या दिखाना है कि ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि ये दोनों की दोनों कोड सेंटर से क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। हमें प्रूफ करना है, मींस हमें क्या लाना है, ओ ई किसके इक्वल लाना है, ओ एफ के इक्वल लाना है। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गए तो हमारी अपने आप कोड क्या हो जाएंगी, इक्विडिस्टेंट हो जाएंगी। तो इन्हीं पर हमें क्या है प्रूफ करके लाना है कि ओ ही हमारी किसके इक्वल है, ओ एफ के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी लिखते हैं। हमने क्या किया, ड्रॉ की एक लाइन ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, हमने ड्रॉ कर रखी है। ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखते हैं कैसे हम इनको इक्वल ला सकते हैं, पहले इसी बात को समझते हैं। अगर आपके याद होगा हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 4, सर्कल की थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है कि अगर आप कभी भी किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते किसके ऊपर, एक कोड के ऊपर, तो वो हमेशा उस कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ये हमारी थ्योरम नंबर 4 कहती है कि अगर हम किसी एक सर्कल के सेंटर से, एज वी नो दैट कि लाइन या परपेंडिकुलर, और वो लाइन भी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड is always bisect the code, कि अगर हम किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं कोड पर, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा उस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स हमारी जो ए बी है वो बाइसेक्ट हो गई। बाइसेक्ट हो गई तो इसका मतलब ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई बी के, और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, ए बी का हाफ के इक्वल हो जाएंगे। जितनी ए बी है उसके हाफ के इक्वल ये हो जाएंगे। उसी तरह हमारा सी एफ किसके इक्वल हो जाएगी, एफ डी के, और दोनों सी डी के क्या हो जाएंगे, हाफ के इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तीनों को कंपेयर करते हैं, ए बी मेरी 10 तो सी डी मेरी 10, ए बी का हाफ 5 तो दोनों 5, सी डी का कितना था मेजर 10, तो सी डी का हाफ करो 10 का हाफ 5, तो इसका मतलब चारों ही क्या है हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिला, वी गेट, हमें मिला कि ए ई इक्वल है ई बी के, इक्वल है सी एफ के, और इक्वल है एफ डी के, यानी कि चारों की चारों लाइनें क्या होगी हमारी इक्वल होंगी। ये लाइन सेगमेंट चारों क्या हो जाएंगी, लेंथ में इक्वल हो जाएंगी। अब हमें यहां पर क्या प्रूफ करके दिखाना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया कि ऊपर देखा हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है ए ओ ई और दूसरे का नाम क्या है, सी ओ एफ। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूं। मैंने पहले लिया ट्रायंगल ए ओ ई और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, यहां पर सी ओ एफ लिया। ये 2 ट्रायंगल ले लिया हमने, एक लिया ए ओ ई और एक सी ओ एफ। अगर मैं देखूं दोनों ट्रायंगल में ए ओ किसके इक्वल है, सी ओ के इक्वल है। क्यों है, दोनों रेडियस है ना, सेंटर से सरकमफेरेंस तक लाइन आई है तो रेडियस होगा ही होगा। तो इसका मतलब इसकी ए ओ और इसकी सी ओ दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों है,
रीज़न यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपने रीज़न नहीं दिया तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, ये कन्फर्म है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और ये जो ट्रायंगल के नाम लिखते हैं इनको भी ध्यान से लिखा करो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ही सारा रोल है यहाँ पर, ठीक है ना। ये अगर AO मेरा आगे आ रहा है तो CO भी आगे ही आना चाहिए। अगर आपने इसको FOC लिख दिया होता ना तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और यही हमारे मार्क्स डिडक्ट करा देते हैं। तो इनको हमेशा ध्यान से देखा करो। तो AO किसके इक्वल हो गए, CO के। अगर मेरी AO CO के इक्वल है, ये कर दी मैंने, उसके बाद मैं ये लिख सकता हूं AE किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। अब कहोगे वो कैसे कर दिया, हमने अभी बताया ना ये 10 है तो ये कितनी होगी 10, क्योंकि इक्वल है। और ये बाइसेक्ट हो रही थी, 10 का हाफ कितना हो गया 5, तो इधर भी 10 का हाफ कितना हो गया 5। और ये हमने इक्वल लिखा भी है कि हमारी इस ट्रायंगल की AE, A आगे E पीछे, तो C आगे F पीछे, इक्वल है CF के। क्यों है, हमने अभी अभी प्रूफ किया इसको, तो प्रूव्ड अबव कर दिया हमने। यहां पर रीजन दे दिया कि क्या रीजन है, हमने प्रूफ कर रखा ऊपर किया ना यहां पर, तो हमने यहां से लिख दिया है। और क्या है हमारा यहां पर है ये एंगल 90 डिग्री, इसका ये एंगल 90, क्यों, परपेंडिकुलर है। तो ये भी लिख सकता हूं मैं कि एंगल AEO किसके इक्वल है, CFO के। इधर देखो ये है हमारा AEO और ये CFO, दोनों 90 हैं तो हमने लिख दिया बोथ 90। अब यहाँ पर ये भी क्या हो गया, बोथ 90। अब यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, अब वो समझना है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल के 3 पेयर इक्वल हो गए, तो हम लिख भी सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन क्राइटेरिया कौन सा लगा कॉन्ग्रुएंसी का, ये हमें समझना है कि किस क्राइटेरिया के बेस पर हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो मैंने एक राइट एंगल लिया है, बिल्कुल दोनों का लिया है। 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, तो इसके 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, दोनों हाइपोटेनस इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब बाय RHS हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। बस एक ध्यान यहां पर रखना, मैंने ये लास्ट में लिख दिया, आपको राइट एंगल ऊपर लिखना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है RHS। तो ये राइट एंगल यहां पर लिख देना बस आप, ये मेरे से छूट गया, मैंने नीचे लिख दिया। तो इसका ध्यान रखना, RHS के अकॉर्डिंग ही लिखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक बात बताओ, हम बाकी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए क्या बोलेंगे कि वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी कहती क्या है कि अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो वो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इसका मतलब OE किसके ऊपर ओवरलैप करेगी, OF के ऊपर। तो मैं लिख सकता हूं OE क्या है, OF के इक्वल है। क्यों है, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो हर एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ये इसको एग्जैक्ट ओवरलैप करेगी। और हमारा OE किसके इक्वल आ रहा है, OF के, यही तो हमें चाहिए था। अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये जो कोड है और ये जो कोड है दोनों क्या है, बिल्कुल सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं सो OE एंड OF एज लिखो, एज OE एंड OF आर इक्वल, देन बोथ कोड्स AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये दोनों की दोनों कोड क्या है, सर्कल के सेंटर से बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वी डिस्टेंट पर हैं, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस पर हैं। आपकी NCERT की बुक में इनके प्रूफ नहीं दे रखे हैं, तो आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और इसको प्रॉपर नोट डाउन करें, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से पक्का एक थ्योरम आती ही आती है। और वो थ्योरम वैसे मैं बता देता हूँ, थ्योरम नंबर 9 आएगी, लेकिन 6 और 7 भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इनके प्रूफ हमेशा आपको आने चाहिए, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन कीजिए। और सभी बच्चे
एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, बस हल्का सा टच करना है, करो ना, हमें भी सपोर्ट मिलेगा और अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे। क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हो? अच्छे से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इन चैनल को, ठीक है ना। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना है हमारे लिए क्या है, अच्छा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 7 करेंगे। आपकी बुक में थ्योरम नंबर 7 सिर्फ स्टेटमेंट दी गई है, उसका तो बिल्कुल भी कोई एक लाइन में भी प्रूफ नहीं है, तो इसको तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना। थ्योरम नंबर 7 जो है ना, ये कन्वर्ज है। किसका कन्वर्ज है? थ्योरम नंबर 6 का। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में बना दिया गया है। जो थ्योरम नंबर 7 है ना, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 करके। तो मैं आपको यहाँ पर थ्योरम में ही समझाऊंगा इसको। अब थ्योरम नंबर 7 क्या कहती है, इसका बिल्कुल उल्टा। उल्टा क्या है कि अगर मान लो हमारे पास कोड्स हैं, कोड्स ऑफ ए सर्कल, कोड्स ऑफ ए सर्कल that are equidistant from the center of a circle are equal in length। ये हमारी थ्योरम नंबर 7 है। ये थ्योरम क्या कहती है हमें कि अगर मान लो आपके पास कोई एक सर्कल है और उसमें कोड्स हैं और वो कोड्स सेंटर से, किसी सर्कल के सेंटर से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पर हैं, तो वो कोड आपस में भी लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो थ्योरम नंबर 6 में हमने क्या बोला था कि अगर कोड्स की लेंथ इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगी। तो यहाँ उल्टा हो गया। क्या कह रहा है कि अगर कोड्स इक्वी डिस्टेंट पे हैं सेंटर से तो लेंथ में हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, अभी कर देते। कैसे? सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहां पर ये हमारा एक सर्कल हो गया है जिसका सेंटर कहां पर है, यहां पर है। अब इसने क्या बोला कि कोई 2 कोड है, पहले 2 कोड ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ऐसे, और एक कोड ड्रॉ कर दी हमने ऐसे। अब इसने ये नहीं बोला है कि ये दोनों लेंथ में इक्वल है, नहीं, ये लेंथ में इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इनका सेंटर से, इसने क्या बोला, ये बिल्कुल इक्वल है। यानी कि ओ ई किसके इक्वल दिया है इस बार, ओ एफ के इक्वल दिया है। इसने यही बोला है कि कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगर वो कोड इक्वी डिस्टेंस हैं सेंटर से तो लेंथ में भी क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। ये हमें प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, और इसको यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा, कुछ इस तरह से कर दिया हमने इसको ज्वाइन। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन, कि हमें गिवन क्या दिया गया है। बताया ना, कोई भी चैप्टर आता है ज्योमेट्री का तो सबसे पहला ही स्टेप आपका क्या होना चाहिए, गिवन। हमें गिवन दिया गया कि हमारी जो कोड्स है ना वो इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मतलब ओ ई इक्वल होगा ओ एफ के। क्यों? क्योंकि कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये है। दूसरा, अभी मैंने आपको एक बात समझाई कि कोई भी कोड का सेंटर से डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा, जब वो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया है, ड्रॉ की है ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ सी ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये कंस्ट्रक्शन की है यहां पर। अब हमें क्या कह रहा है, प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाना है, इसको भी देख लेते हैं कि दोनों कोड्स लेंथ में आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है ना तो कोड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना है। अब कोड्स को कैसे इक्वल लाएं, कोई नहीं, समझ लेते हैं इसको भी। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल है ना, 2 ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के नाम क्या क्या है, एक ट्रायंगल का नाम है हमारा ए ओ ई और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा सी ओ एफ है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एंगल 90 है तो ये एंगल क्या है हमारा 90 है।
बिल्कुल गिवन है ना। गिवन क्या रेडियस है, ओ ई इक्वल है सी ओ के, क्यों, बोथ रेडाई, दोनों रेडियस हैं, तो ये मार्क लगा दिया हमने इक्वल है आपस में। अच्छा दूसरी बात, एंगल ए ई ओ किसके इक्वल है, सी एफ ओ के, क्यों है, दोनों 90 डिग्री हैं, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखी है हमने, ये भी इक्वल है। तीसरा पेयर क्या लाएं, बोला है ना ओ ई इक्वल ओ एफ, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्यों है, क्योंकि दोनों कोड सेंटर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, तो इसका मतलब ओ ई किसके इक्वल आएगा, ओ एफ के इक्वल आएगा, क्यों आएगा, इसका रीजन है गिवन है कि ये तो हमें दिया गया है कि दोनों कोड्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तभी तो हमारी क्या लाएंगे, कोड्स को इक्वल लाएंगे। तो जब 3 पेयर इक्वल हो गए तो मैं ये लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ एफ के। और रीजन क्या देंगे, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल 90 आर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, दोनों हाइपोटेनस इक्वल हो गए, कोई भी एक साइड का मेजर इक्वल होना चाहिए, वो भी हो गया। तो ये क्राइटेरिया क्या होता है, आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, ये हो गया इक्वल। जब दोनों ही ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, आपस में सबके सब इक्वल होंगे। इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में कौन है, ये ए ई, जब इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा तो ए ई को कौन ओवरलैप करेगी, ए ई को ओवरलैप करेगी सी एफ। देखो कैसे, ए आगे ई पीछे, सी आगे एफ पीछे, तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आनी चाहिए, और एग्जैक्ट इसके ऊपर आ रही है तो इसका मतलब ये लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए इक्वल हो गया किसके, सी एफ के, क्यों, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मेरा ए ई इक्वल सी एफ आया है, ए बी इक्वल सी डी नहीं आया है। अभी तक हमने कोड्स की लेंथ को इक्वल नहीं किया है, इनको इक्वल करना है। तो इनको कैसे इक्वल करें, यही हमें यहां पर समझना है। अब हमें एक थ्योरम पता है, वो क्या, थ्योरम नंबर 4 कहती है कि एज वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू chord of a circle always bisect the chord, वो हमेशा कोड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। अब इसको समझते हैं। अगर देखो मैं बात करूं, मेरी सी एफ किसके इक्वल आई है, ए ई के। अब मैं मान के चलता हूं ये मेरा मेजर 4 है तो इसका भी मेजर 4 होगा, और परपेंडिकुलर क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल होंगे। ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, क्यों, बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई, 8। इसकी भी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 8। दोनों का मेजर 8, इसका मतलब दोनों क्या होगी, लेंथ में इक्वल होंगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर ये बाइसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ए ई बराबर है ई बी के, और दोनों ए बी का हाफ है ना। ए ई बराबर है ई बी के, ए बी इक्वल्स टू ई बी, एंड दोनों किसके इक्वल हो गए, ए बी का हाफ। उसी तरह सी एफ इक्वल एफ डी, ये दोनों सी एफ इक्वल एफ डी, और दोनों किसके इक्वल हैं, सी डी का हाफ है। कोई डाउट है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं तीनों इक्वेशन को कंपैरिजन करूं, 1, 2 एंड 3 का कंपैरिजन करूं, ए ई इक्वल है सी एफ के, और ए ई इक्वल है ए बी का हाफ, और सी एफ किसके इक्वल है, देखो ए ई का नाम क्या लिख सकता हूं, ए बी का हाफ लिख दूं क्योंकि है इसके इक्वल, और सी एफ की जगह क्या लिख दूं, सी डी का हाफ लिख दूं। तो 2 से 2 क्या हो गया, यहां पर कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल आ रही है, सी डी के इक्वल आ रही है, यानी कि दोनों कोड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इस थ्योरम को किसी भी तरह से बोल सकते हैं, या तो ये बोल सकते हो कि अगर कोड्स हमारी इक्वल हैं तो हमेशा सेंटर से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट होंगी, या उल्टा करके बोल सकते हैं, अगर हमारी कोई 2 कोड इक्वी डिस्टेंट हैं तो हमेशा वो लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये बिल्कुल आपका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या है प्रूफ करके
दिखाए जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बस आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब की तो बात है, कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगली एक्सरसाइज 5.4 को क्या है कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।